तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरकेएम सर के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट एग्जाम के लिए वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। इस टॉपिक से हर साल आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल और जबरदस्त तरीके से समझाया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो जिंदगी भर के लिए इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा है कि हम सबसे बेहतर कब सीखते हैं? हाँ न? जब अकेले कमरे में कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या जब किसी दोस्त के साथ किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट और बहस कर रहे होते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा और फंडामेंटल सवाल है। हाँ। और एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे लेव वाइगॉत्स्की, जिनका इस पर एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा अहम नजरिया था। उनके हिसाब से इंसान का असली सीखना अकेलेपन में नहीं बल्कि हमेशा समाज के बीच ही होता है। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र। हम वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो मटेरियल है वो खास तौर पर सीटीईटी जैसे टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयार किया गया है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है, इन नोट्स से वाइगॉत्स्की की थ्योरी के सबसे जरूरी हिस्सों को निकालना और उन्हें इस तरह समझना कि वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए समझ में आ जाएं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं वाइगॉत्स्की के सबसे बुनियादी विचार से। अगर उनकी पूरी थ्योरी को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, समाज और अंतःक्रिया मतलब सोसाइटी और इंटरैक्शन मिलकर ही अधिगम यानी लर्निंग को जन्म देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा जो अपने कमरे में अकेले बैठकर पढ़ रहा है वो वाइगॉत्स्की के मुताबिक ठीक से नहीं सीख रहा। पूरी तरह से नहीं। वाइगॉत्स्की ये नहीं कहते कि अकेले पढ़ना बेकार है, लेकिन उनका जोर इस बात पर है कि ज्ञान का जो निर्माण है, जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन है, वो हमेशा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है। बच्चा अपने परिवार से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, टीचर से बात करके, उन्हें देखकर, उनके साथ काम करके ही असल में सीखता है। लर्निंग एक तरह से एक सोशल एक्टिविटी है। ये सुनने में तो काफी आम बात लगती है, पर इसमें एक और गहरा कॉन्सेप्ट छुपा है, पारस्परिकता या रेसिप्रोसिटी का। ये क्या है? ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इसका मतलब है कि सीखना एक लेन देन की प्रक्रिया है, एक टू वे प्रोसेस है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक तरफ से नहीं? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ ज्ञान दे रहा है और बच्चा सिर्फ ले रहा है। सोर्सेज में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक स्टूडेंट है जिसे मैथ्स अच्छे से आती है और दूसरा है जिसे इंग्लिश। जब वो एक दूसरे की मदद करते हैं तो दोनों सीख रहे हैं, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। तो सीखना अकेले में नहीं होता बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर होता है। ठीक है, लेकिन इस सोशल इंटरैक्शन के लिए, इस आदान प्रदान के लिए हमें कुछ औजारों की जरूरत तो पड़ती होगी। जरूर। और यही वाइगॉत्स्की का अगला बड़ा आइडिया सामने आता है, सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल टूल्स। हर कल्चर, हर समाज हमें सीखने के लिए कुछ खास टूल्स देता है। जैसे कि सोचिए, पुराने जमाने में क्या टूल्स थे? गुरु मौखिक ज्ञान देते थे, शिष्य उसे रट लेते थे या फिर लकड़ी की तख्ती पर लिखकर अभ्यास करते थे। ये उस दौर के कल्चरल टूल्स थे। और आज के दौर में? आज तो हमारे पास कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट, यूट्यूब, मैप्स, ये सब हैं। बिल्कुल, ये सभी नए कल्चरल टूल्स हैं जो हमारे सीखने के प्रोसेस को आसान और तेज बनाते हैं। लेकिन वाइगॉत्स्की कहते हैं कि इन सभी टूल्स में, चाहे पुराने हों या नए, एक टूल सबसे पावरफुल और सबसे जरूरी है। वो है भाषा यानी लैंग्वेज। भाषा। हाँ, उन्होंने भाषा को सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपकरण माना है। लैंग्वेज एक साइकोलॉजिकल टूल, ये थोड़ा गहरा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये हमारे सोचने का जरिया है। अच्छा। भाषा के बिना हम कॉम्प्लेक्स आइडिया सोच ही नहीं सकते। ये वो पुल है जो एक इंसान के दिमाग को दूसरे इंसान के दिमाग से जोड़ता है। ये वो टूल है जिससे हम समाज से जुड़ते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए वाइगॉत्स्की के लिए लैंग्वेज ही सीखने का सबसे बड़ा टूल है। ओके, तो अब तक हमने समझा कि सीखना सोशल है और इस सोशल प्रोसेस में लैंग्वेज जैसे कल्चरल टूल्स इस्तेमाल होते हैं। पर इस प्रोसेस में लोग क्या भूमिका निभाते हैं? मतलब हम सीखते किससे हैं? सही सवाल। और ये हमें वाइगॉत्स्की के सबसे मशहूर 3 कॉन्सेप्ट्स के पैकेज डील पर ले आता है। उनका पहला कॉन्सेप्ट इसी सवाल का जवाब देता है। हम सीखते हैं
MKO से, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा जानकार व्यक्ति। ये कोई भी हो सकता है जिसके पास आपसे उस विषय में ज्यादा ज्ञान, अनुभव या कौशल हो। कोई भी, आपके टीचर हो सकते हैं, माता पिता, बड़ा भाई बहन या फिर कोई दोस्त भी। अगर आपके दोस्त को आपसे बेहतर गिटार बजाना आता है और वो आपको सिखा रहा है, तो उस मोमेंट में वो आपके लिए MKO है। हमारे सोर्सेज में कृष्ण और अर्जुन का एक बड़ा ही शानदार उदाहरण है। हाँ, और ये एक बेहतरीन उदाहरण है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास कौशल की कोई कमी नहीं थी। वो एक महान योद्धा थे, लेकिन वो दुविधा में थे। तब श्री कृष्ण ने उनके लिए MKO की भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को सिर्फ शस्त्र विद्या नहीं दी, बल्कि सही दिशा, सही ज्ञान और सही मानसिक स्थिरता दी। यही MKO का काम है, पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलना। तो MKO वो गाइड है, लेकिन ये गाइड मदद कैसे करता है? क्या वो सीधे जवाब दे देता है? ऐसे तो मतलब असली लर्निंग नहीं हुई। बिल्कुल सही। और यहीं वाइगोत्स्की का दूसरा कॉन्सेप्ट स्कैफोल्डिंग काम आता है। MKO जवाब नहीं देता, वो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है। स्कैफोल्डिंग? हाँ, ये शब्द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आया है। जैसे एक इमारत को बनाने के लिए बाहर से एक अस्थायी ढांचा या मचान लगाया जाता है, और जैसे ही दीवार मजबूत हो जाती है, उस ढांचे को हटा लिया जाता है। तो स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी हेल्प है, एक अस्थायी मदद। एग्जैक्टली। ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है, टेम्पररी। ये एक ऐसी मदद है जो MKO शुरुआत में ज्यादा देता है, और जैसे जैसे लर्नर सीखने लगता है, उस मदद को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है, ताकि आखिर में लर्नर इंडिपेंडेंट बन सके। बिल्कुल। एक सीन इमेजिन करते हैं। एक पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहा है। मुझे लगता है ये स्कैफोल्डिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। शुरू में पिता साइकिल को पीछे से पूरी तरह पकड़े रहता है। ये है हाई सपोर्ट। फिर जैसे ही बच्चा थोड़ा बैलेंस बनाना सीखता है, पिता सिर्फ साथ साथ दौड़ता है और हल्का सा सहारा देता है। ये हुआ फेडिंग सपोर्ट। हाँ, और आखिर में वो सहारा भी हटा लेता है और बच्चा अकेले ही साइकिल चलाने लगता है। ये पूरा प्रोसेस, मदद देने से लेकर उसे हटाने तक का, यही स्कैफोल्डिंग है। ये एक प्रोसेस है, कोई व्यक्ति नहीं। MKO व्यक्ति है, स्कैफोल्डिंग उसकी क्रिया है। समझ गया। तो MKO जो हमारा गाइड है, स्कैफोल्डिंग यानी मदद का तरीका इस्तेमाल करता है। लेकिन ये मदद किस जगह या जोन में दी जाती है? हर कोई तो हर चीज नहीं सीख सकता। और ये है वाइगोत्स्की का तीसरा और शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो मैजिक जोन है जहां असली लर्निंग होती है। ओके, इस जोन को थोड़ा और आसान भाषा में समझाते हैं। ZPD को समझने के लिए 3 लेवल सोचिए। पहला, सबसे अंदर का सर्कल। वो चीजें हैं जो एक बच्चा बिना किसी की मदद के खुद कर सकता है। ये उसका एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है, जैसे वो 2+2 जोड़ना जानता है। ठीक है। फिर सबसे बाहर का सर्कल, वो चीजें हैं जो बच्चा मदद के साथ भी नहीं कर सकता। एक 5 साल के बच्चे को आप कितनी भी हेल्प दे दो, वो कैलकुलस सॉल्व नहीं कर सकता। ये उसके पोटेंशियल से बाहर है। और इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच का जो एरिया है, वही ZPD है। ये वो काम है जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई MKO उसे थोड़ी सी हेल्प यानी स्कैफोल्डिंग दे तो वो कर सकता है। अच्छा। जैसे शायद वो अभी अकेले मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, लेकिन अगर टीचर उसे स्टेप्स बताए तो वो कर लेगा। यही वो स्वीट स्पॉट है, एक्चुअल और पोटेंशियल के बीच का पुल, जहां टीचिंग सबसे ज्यादा असरदार होती है। हमारे नोट्स में CTET एग्जाम का एक बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से 80 नंबर लाता है। ये उसका एक्चुअल लेवल हुआ। टास्क मार्क के जोन को स्कैफोल्डिंग देकर, यानी सही स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट समझाकर भरने में मदद करेगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। MKO ZPD के अंदर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करता है। ये तो पूरा एक लर्निंग इंजन है। बिल्कुल सही कहा। हमने पहले भाषा यानी लैंग्वेज की बात की थी कि वाइगोत्स्की उसे सबसे बड़ा टूल मानते हैं। उनके विचार भाषा और सोच के रिश्ते पर क्या हैं? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहां उनकी और एक और अहम साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे की राह बिल्कुल अलग हो जाती है। हाँ, ये साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिबेट है। वाइगोत्स्की का क्रम या ऑर्डर बिल्कुल साफ है, पहले भाषा फिर विचार। उनका मानना था
कि भाषा हमारे विचारों को स्ट्रक्चर देती है, उन्हें आकार देती है। हम शब्दों के जरिए ही तो सोचते हैं। और इसके विकास के भी कुछ चरण हैं। हाँ, वाइगॉत्स्की ने 3 मुख्य चरण बताए। 0 से 2 साल तक बच्चे सोशल स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। रोना, इशारे करना, छोटे-छोटे शब्द बोलना, ये सब अपनी जरूरतें दूसरों तक पहुंचाने के लिए होता है। फिर 3 से 7 साल के बीच एक बहुत ही दिलचस्प स्टेज आती है, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, ये वो है जब बच्चे खेलते हुए खुद से जोर-जोर से बातें करते हैं। जैसे, नहीं, ये वाला ब्लॉक यहाँ नहीं, वहाँ लगेगा। बिल्कुल वही। और वाइगॉत्स्की के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट चीज है। उनका कहना है कि जब बच्चा ऐसा करता है तो वो असल में अपने एक्शंस को गाइड कर रहा होता है। अच्छा। वो अपने काम को दिशा दे रहा होता है। ये सेल्फ रेगुलेशन का एक टूल है। मुझे लगता है हम बड़े भी ये करते हैं। जब कोई मुश्किल चीज असेंबल करनी हो तो हम अक्सर इंस्ट्रक्शन जोर से पढ़ते हैं या खुद को बोलते हैं, ओके, अब ये स्क्रू बी स्लॉट में जाएगा। परफेक्ट एग्जाम्पल। हम सब अपने आप को रेगुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चे बस उसे जोर से करते हैं। 7 साल के बाद यही प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे इनर साइलेंट स्पीच बन जाती है। हम अपने मन में ही सोचना और बात करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर पियाजे उनसे सहमत नहीं थे। उनके लिए प्राइवेट स्पीच क्या थी? पियाजे इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते थे। उनका मानना था कि बच्चा इसलिए जोर से बोलता है क्योंकि वो इतना आत्म केंद्रित या सेल्फ सेंटर्ड होता है कि उसे ये समझ ही नहीं आता कि दूसरे उसके जैसा नहीं सोच रहे हैं। वो इसे बच्चे की एक सीमा मानते थे, जबकि वाइगॉत्स्की इसे एक जरूरी और उपयोगी टूल मानते थे। ये एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी अंतर है। तो ये सिर्फ प्राइवेट स्पीच पर ही अलग नहीं सोचते, बल्कि उनकी पूरी थ्योरी ही एक दूसरे से काफी अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। अगर हम तुलना करें तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि पहले लर्निंग होती है और उस लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, जबकि पियाजे कहते हैं नहीं, पहले बच्चे का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट एक स्टेज तक होता है, तभी वो उससे जुड़ी चीजें सीख सकता है। और बच्चा सीखता कैसे है, इस पर भी उनके विचार अलग हैं। हाँ, पियाजे के लिए बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अकेले खुद चीजों को एक्सप्लोर करके, एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, जबकि वाइगॉत्स्की के लिए बच्चा एक अप्रेंटिस या शिष्य है जो समाज में दूसरों के साथ इंटरैक्ट करके सीखता है। दोनों के नजरिए में बच्चे की इमेज ही अलग है। वाइगॉत्स्की की थियरी सुनने में तो बहुत प्रभावी लगती है। क्या इसका इस्तेमाल क्लासरूम्स में होता है? बिल्कुल होता है। उनके आइडियाज पर आधारित एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है रेसिप्रोकल टीचिंग या पारस्परिक शिक्षण। इसमें टीचर अकेले ज्ञान नहीं देता। अच्छा। स्टूडेंट्स के छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जहां वो एक दूसरे को पढ़ाते हैं, सवाल पूछते हैं और एक दूसरे के लिए MKO का काम करते हैं। सही। ये एक 2 वे प्रोसेस है जिसका मकसद है कि क्लास का हर बच्चा कॉन्सेप्ट को समझे। लेकिन कोई भी थियरी परफेक्ट नहीं होती। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी। जरूर है। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर इतना ज्यादा जोर दिया कि उन्होंने कुछ दूसरी जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स। उन्होंने आनुवंशिकता या हेरिडिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम जानते हैं कि बच्चे के विकास पर उसके जीन्स का भी असर पड़ता है। सही है। इसके अलावा उनकी थियरी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ठीक से नहीं समझाती। एक ही क्लास में एक जैसे टीचर से एक जैसी मदद मिलने पर भी कुछ बच्चे दूसरों से तेज क्यों सीखते हैं? IQ और पर्सनल एबिलिटीज के अंतर पर उनका फोकस कम था। तो ये कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका कंट्रीब्यूशन तो काफी बड़ा माना जाता है। बहुत बड़ा। उनके आइडियाज ने कोलैबोरेटिव लर्निंग और ग्रुप वर्क को क्लासरूम्स का एक अहम हिस्सा बना दिया है। उन्होंने टीचर के रोल को सेज ऑन द स्टेज से गाइड ऑन द साइड में बदल दिया। चलिए तो इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार दोहरा लेते हैं। पहला, वाइगॉत्स्की के लिए सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। दूसरा, MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग लर्निंग के 3 इंटरकनेक्टेड पिलर्स हैं। और तीसरा, भाषा सिर्फ बातचीत का नहीं बल्कि सोचने का भी सबसे जरूरी औजार है। और ये भी कि प्राइवेट स्पीच यानी बच्चों का खुद से बात करना एक पॉजिटिव चीज है जो सेल्फ रेगुलेशन में मदद करती है। और उनके मुताबिक लर्निंग हमेशा डेवलपमेंट से आगे चलती है, उसे रास्ता दिखाती है। तो वाइगॉत्स्की के विचार इस बात पर जोर देते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़कर ही बेहतर इंसान और बेहतर लर्नर बनते हैं। बिल्कुल। उनकी थियरी हमें याद दिलाती है
कि ज्ञान किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे समाज की धरोहर है जिसका निर्माण हम सब मिलके करते हैं।